नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है लेक्चर 4 में, जिस कोर्स का नाम है एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, IIIT दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का कोर्स। जैसे हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में लीनियर ब्लॉक कोड्स के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त की थी। हमने देखा था कि लीनियर ब्लॉक कोड्स को बेसिकली आप एक 1-to-1 मैपिंग के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक 1-to-1 मैपिंग होता है मैसेज सिंबल, मैसेज बिट्स और एक कोड वर्ड के बीच में, और इसकी वजह से इसको बेसिकली लीनियर ब्लॉक कोड कहते हैं। और ये हमने इसके माध्यम से भी समझा था कि आप एक लीनियर ब्लॉक कोड को एक जनरेटर मैट्रिक्स के माध्यम से रियलाइज कर सकते हैं, और कोई भी एक कोड वर्ड, बेसिकली कोई भी एक कोड वर्ड को आप इस फॉर्म में, लीनियर ब्लॉक कोड को इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं U = mg। G जो है वो जनरेटर मैट्रिक्स होता है और M जो होता है वो एक मैसेज वेक्टर होता है। तो इसको फॉर्म में हम इस फॉर्म में से लिख सकते हैं। तो मैं इसे और एक ये मैसेज वेक्टर होता है और G जो होता है वो जनरेटर मैट्रिक्स होता है। हम इसे इस फॉर्म में, किसी भी कोड वर्ड को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हमने देखा था कि एक सिस्टमैटिक लीनियर ब्लॉक कोड को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं जहां पर मैसेज की बिट्स और कोडवर्ड के बिट्स, मैसेज का जो बिट्स है वो कोडवर्ड में भी रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कोई भी कोडवर्ड यू ले लूँ मैं, तो इसमें जो पहले जो कुछ बिट्स होंगे वो पैरिटी बिट्स होंगे और बाद के जो बिट्स होंगे वो मैसेज बिट्स होंगे। तो ये जो पहले कुछ बिट्स होते हैं वो पैरिटी बिट्स होते हैं और बाद के जो बिट्स होते हैं वो मैसेज बिट्स होते हैं। तो इसे सिस्टमैटिक लीनियर ब्लॉक कोड के माध्यम से हमने समझा था। इसके बाद हमने देखा था कि एक पैरिटी चेक मैट्रिक्स के माध्यम से आप ये चेक कर सकते हैं कि ये एक वैलिड कोड वर्ड है कि ये वैलिड कोड वर्ड नहीं है। इसे भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। हमने देखा था कि बेसिकली आप एक सिंड्रोम जनरेट कर सकते हैं। सिंड्रोम आप RHT, जहाँ HT जो है वो एक पैरिटी चेक मैट्रिक्स है, पैरिटी चेक मैट्रिक्स है, और R जो है वो है रिसीव्ड कोड वर्ड। अगर सिंड्रोम की वैल्यू 0 होगी तो बेसिकली R एक वैलिड कोड वर्ड है। अगर सिंड्रोम की वैल्यू नॉन जीरो होगी, नॉन जीरो वेक्टर होगी, तो R एक वैलिड कोड वर्ड नहीं है। हमने ये भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और H का जो रिप्रेजेंटेशन है हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं I(n-k)P ट्रांसपोज। और G का जो रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था, G का जो रिप्रेजेंटेशन है वो G(p)I(k) के माध्यम से हम लिख सकते हैं। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। और जो G की जो G मैट्रिक्स की जो साइज होती है वो होती है K(n), और जो H की जो साइज है हम उसके बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में विस्तार में पढ़ा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि बेसिकली, हाँ, इसके अलावा हमने एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ी थी। हमने देखा था कि सिंड्रोम जो जनरेट होता है, आप एक रिसीव्ड वेक्टर को जब H ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी जो वैल्यू आती है वो सेम होती है जब एक एरर पैटर्न, जिस एरर पैटर्न की वजह से वो रिसीव्ड वेक्टर में कुछ करप्शन आई है, रिसीव्ड वेक्टर की वजह से जिसमें रिसीव्ड वेक्टर में डिस्टॉर्शन आई है, उसकी वैल्यू सेम होती है। तो बेसिकली अगर जो S की वैल्यू RHT से होती है वही S की वैल्यू EH ट्रांसपोज से भी होती है। E जो है ये इसमें वो एरर पैटर्न है जिसकी वजह से आपका रिसीव्ड कोडवर्ड करप्ट हुआ है। तो बेसिकली इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि कौन सी एरर पैटर्न की वजह से आपका रिसीव्ड वेक्टर करप्ट हुआ था। फिर हम उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। सिंपली जो करेक्ट कोडवर्ड हम इस माध्यम से जनरेट कर सकते हैं, R+E के माध्यम से हम करेक्ट कोडवर्ड भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमने विस्तार में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। चलिए अब आगे के लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले हम देखते हैं वेट एंड डिस्टेंस ऑफ बाइनरी कोड्स। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका अर्थ मैं आगे जाके और आपको समझाऊंगा। जैसे हैमिंग वेट ऑफ अ वेक्टर, हैमिंग वेट ऑफ अ बाइनरी वेक्टर हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो कंपोनेंट्स इन द वेक्टर। जैसे हैमिंग वेट कोई वेक्टर का हम इस माध्यम से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो कंपोनेंट्स इन अ वेक्टर। जैसे मैं कोई एक वेक्टर, बाइनरी वेक्टर लूँ, जैसे 1 1 0 0 1 0 1, तो इसमें जो नॉन जीरो कंपोनेंट्स आप देखोगे, एक पहला है, सेकंड है, दूसरा है और पांचवा है और सातवां है। तो इसमें बेसिकली हम इसका हैमिंग वेट बोल सकते हैं। जो WV है उसकी हैमिंग वेट
4 हो जाएगी, क्योंकि इसमें नॉन जीरो जो कंपोनेंट्स इस केस में जैसे पहला है, दूसरा है, पांचवा है और सातवां है, इसकी वजह से इसमें 4 नॉन जीरो कंपोनेंट है, तो इसकी जो वेट होगी वो 4 होगी। और हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन द टू वेक्टर्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन विच दे डिफर, तो जो दो वेक्टर के हम हैमिंग वेट और हैमिंग डिस्टेंस इस माध्यम से लिख सकते हैं कि जो बेसिकली दो वेक्टर कितने स्पेसेस में डिफर करते हैं। अरे एग्जांपल लूँ मैं एक u वेक्टर का और एक v वेक्टर का, जैसे इस केस में मैंने लिया है, तो अब अगर आप देखोगे, मैं इसे अगर आप देखोगे तो पहला दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी u प्लस वी की, दोनों के वैल्यू 0 है तो इसमें भी 0 हो जाएगी, 0 प्लस 1 1 हो जाएगी, 1 1 0, 0 0 0, 1 0 1, 0 1 1, तो इस केस में आप देखते रहोगे और यहाँ पर भी 1। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन विच दे डिफर, इसको हम हैमिंग डिस्टेंस बोलते हैं दो वेक्टर के बीच में। तो अब इस केस में देखोगे कि अगर मैं इनका डिफरेंसेस लूँगा दोनों वेक्टर का, उसका डिफरेंसेस की जो वैल्यू आएगी u कॉमा v की वो भी 6 होगी। और एक चीज़ आप गौर फरमाओगे इसमें कि अगर मैंने दोनों को ऐड किया, u प्लस v को ऐड किया और जब उसका वेट लिया, वेट का माध्यम जैसे मैंने बताया था वेट का माध्यम जितने 1 है, जितने नॉन जीरो कंपोनेंट है, अगर मैं u प्लस वी को ऐड किया और u प्लस वी को ऐड करने के बाद मुझे एक नया वेक्टर मिला, जैसे इसमें u प्लस वी को ऐड करके नया वेक्टर मिला, उसकी वैल्यू भी 6 होती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंक्लूजन है। अगर मैंने कोई दो वेक्टर का हैमिंग डिफरेंसेस निकाला, डिफरेंसेस इन द सेंस ऑफ इट कि जो दोनों वेक्टर के बीच में डिफरेंसेस क्या है, कहीं किसी वेक्टर में 1 है, किसी वेक्टर में 0, तो एक डिफरेंस हो गया, पहले वेक्टर में 0 दूसरे वेक्टर में 1 है, तो ये एक डिफरेंस हो गया। तो हमने जैसे इसमें देखा u और v के बीच में डिफरेंसेस है, टोटल 6 थे। और उसके अलावा अगर हमने ये भी देखा कि अगर u प्लस वी को मैंने ऐड किया, u वेक्टर को v के साथ ऐड किया, जो नया वेक्टर निकला, अगर उसका हैमिंग वेट निकाला मैंने, उसकी भी जो वैल्यू है वो भी 6 है। तो इसके माध्यम से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हम ये निकाल सकते हैं हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स इज इक्वल टू हैमिंग वेट ऑफ देयर वेक्टर सम। तो हैमिंग वेट हैमिंग डिफरेंसेस जो दो वेक्टर के होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। अगर मैंने दो वेक्टर को ऐड किया और उसका जब वेट निकाला वो उसके इक्विवेलेंट होते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ बाइनरी कोड, एक बाइनरी कोड की स्ट्रेंथ जो होती है वो हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू कोड वेक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंक्लूजन है। दो वेक्टर की जो स्ट्रेंथ होती है, दो वेक्टर में जो स्ट्रेंथ होती है, उन दोनों के बीच में जो कितना ज़्यादा हैमिंग डिस्टेंस है उस पर डिपेंडेंट होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। जितना ज़्यादा दोनों में डिफरेंस होगा दो वेक्टर्स के बीच में, यानी दोनों वो उतनी स्ट्रांग वो कोड होगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंक्लूजन है। इसका मतलब ये होता है कि अगर दो मैंने वेक्टर्स लिए हैं, दो कोडवर्ड्स लिए हैं, उन दोनों के बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, जितने ज़्यादा कंपोनेंट्स में वो डिफर करेंगे, उतनी ही स्ट्रांग वो कोड होगी। इसका हम आगे जाके और फिर से प्रयोग करेंगे, पर अभी हाल फिलहाल के लिए आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि हैमिंग जो स्ट्रेंथ होती है एक लीनियर ब्लॉक कोड की, वो इस तरह से डिफाइन होती है कि दो कोड वर्ड के बीच में कितने डिफरेंसेस हैं। तो इसके माध्यम से हम एक स्ट्रेंथ लीनियर ब्लॉक कोड का डिफाइन कर सकते हैं। तो अब जैसे हम लीनियर ब्लॉक कोड्स के मैंने लास्ट स्लाइड में पढ़ा, तो प्रॉपर्टी अब हमें ऑलरेडी पता है लीनियर ब्लॉक कोड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। हमें ऑलरेडी पता है कि लीनियर ब्लॉक कोड की प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे हमने बताया था कि सेट ऑफ ऑल कोड वर्ड्स ऑफ लीनियर कोड फॉर्म अ सबस्पेस ऑफ n टुप्ले स्पेस। हमने जैसे बताया था कि लीनियर ब्लॉक कोड एक सबस्पेस होता है। लीनियर ब्लॉक कोड्स जो हमने कोड वर्ड जनरेट करते हैं वो एक सबस्पेस होता है n टुप्ले स्पेस का। तो अगर आपको याद होगा हमने 6,3 कोड के बारे में पढ़ा था, 6,3 लीनियर ब्लॉक कोड्स के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने देखा था कि 2 to the power 3 8 कोड वर्ड्स है, 2 to the power 6 64 n टुप्ले स्पेस में। तो 8 जो कोड वर्ड्स है वो 64 n टुप्ले स्पेस का पार्ट होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि बेसिकली ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए दो कंडीशंस होना बहुत आवश्यक है। एक, ऑल जीरो वेक्टर शुड बी द पार्ट ऑफ द सेम सबस्पेस, ऑल जीरो वेक्टर शुड बी अ पार्ट ऑफ इट, ऑल जीरोस वेक्टर शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। और उसके अलावा अगर मैंने कोई दो वेक्टर का सम किया तो वो भी जो सम निकल के आएगा वो भी इस सबस्पेस का पार्ट होगा।
तो जैसे मैंने उस सेकंड सेंटेंस में मेंशन किया, अगर u और v जो दो कोड वर्ड है वो सबस्पेस में, तो u प्लस v भी जो होगा वो भी उस सबस्पेस का पार्ट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लीनियर ब्लॉक कोड की प्रॉपर्टी जो हमने पहले भी पढ़ चुका है। तो इसके माध्यम से हम ये भी दिखा सकते हैं डिस्टेंस जो होगा u और v का वो होगा जो सम, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा, अगर u और v के बीच में मैंने डिस्टेंस निकालना है, हैमिंग डिस्टेंस निकालना है, तो बेसिकली नॉन जीरो कंपोनेंट्स जो दोनों डिफर कर रहे हैं, जिस कंपोनेंट में डिफर कर रहे हैं उसके माध्यम से हम उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और हमने ये भी देखा था कि u प्लस v सम करके जो नया वेक्टर जनरेट हो रहा है उसकी जो वैल्यू होगी, वेट होगी, वो इक्विवेलेंट होगी जब मैंने डिफरेंसेस निकाला u और v के बीच में। तो हमने इससे ये समझा है कि अगर u एक कोड वर्ड है सबस्पेस में, v एक कोड वर्ड है सबस्पेस में, तो u प्लस v भी एक कोड वर्ड होगा सेम सबस्पेस में। तो ये चीज मैंने यहां पर भी लिखा है, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द थर्ड कोड वर्ड। अगर u एक कोड वर्ड है, v एक कोड वर्ड है, तो w जो u प्लस v से जनरेट होता है वो भी एक कोड वर्ड है, और जो w की जो वेट होगी, जो नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉम्पोनेंट्स विल बी इक्वल टू सम, it will be equal to the differences between u and v। तो वो हमने यहाँ पर भी मेजर, differences between u and v will be equal to weight of u plus v। hence the minimum, इससे हम ये conclusion निकाल सकते हैं कि hence the minimum distance of linear block code is a minimum weight of its code vectors। इस बहुत ही important conclusion है। तो एक minimum distance एक linear block code का ये माध्यम से हम लिख सकते हैं कि जो एक minimum code word का weight होगा वो एक मिनिमम डिस्टेंस होगा कोई भी लीनियर ब्लॉक कोड का। इसको हम और भी विस्तार में एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, बट हाल फिलहाल में ये आपको जानना बहुत आवश्यक है। जैसे अगर मैं 6,3 का एग्जाम्पल लेता हूँ, वहाँ 8 कोड वर्ड्स है, कोई भी एक कोड वर्ड जिसकी मिनिमम वेट होगी वही उसकी मिनिमम डिस्टेंस होगी वो लीनियर ब्लॉक कोड का, वही उसकी स्ट्रेंथ भी डिफाइन करेगी। जैसे यहाँ पर 8 कोड वर्ड्स है, 8 कोड वर्ड्स में कोई एक कोड वर्ड होगा जिसमें नॉन जीरो कॉम्पोनेंट, जिसकी वेट कुछ वैल्यू होगी, वही उसकी मिनिमम डिस्टेंस होगी, और उसके माध्यम से हम उस स्ट्रेंथ डिफाइन कर सकते हैं वो लीनियर ब्लॉक कोड का। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे और समझने का प्रयत्न करते हैं। तो कोड विद मिनिमम डिस्टेंस डी मिन, कोई भी कोड, जैसे कोई भी लीनियर ब्लॉक कोड, उसकी मिनिमम डिस्टेंस डी मिन है। अगर जैसे मैंने 6,3 को कोड का एग्जांपल लिया जहाँ 8 कोड वर्ड है, इसी एक कोड वर्ड का समझिए डी मिन कुछ वैल्यू आती है, समझो 3 आती है। जैसे 6,3 में आपके 8 कोड वर्ड है, उसमें नॉन जीरो कंपोनेंट्स जो कुछ भी कोड वर्ड में डी मिन की वैल्यू अगर समझो 3 आती है, डी मिन की वैल्यू अगर समझो 3 आती है, तो वो बेसिकली उसको हम बता सकते हैं ये है स्ट्रेंथ ऑफ अ लीनियर ब्लॉक कोड। और डी मिन के माध्यम से हम 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। पहला, एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी ऑफ द लीनियर ब्लॉक कोड। कोई भी लीनियर ब्लॉक कोड का डी मिन की जो वैल्यू है उसके बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं वो कोड कितने एरर करेक्ट कर सकता है। तो उसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो डी मिन -1/2, ये एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी है एक लीनियर ब्लॉक कोड का। और एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी होती है डी मिन -1, ये एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी है, एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी है ये, और ये एरर डिटेक्टिंग, ये एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी है एक लीनियर ब्लॉक कोड की। अगर मैं उदाहरण के माध्यम से एक एग्जांपल देने का प्रयत्न करता हूं, समझिए आपके पास कोई लीनियर ब्लॉक कोड है और उसके कुछ वेक्टर्स इस तरह के हैं, तो अगर अभी 3 कोड की मैं अगर फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, 3 कोड में आप देखोगे तो पहले जो वेक्टर है उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो कंपोनेंट्स 3 है, इसमें 4 है और इसमें भी 3 है। तो इसकी जो डीमिन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। यानी अगर डीमिन की वैल्यू 3 आई तो इसमें एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी अगर मैं देखूं तो उसकी एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी जो होगी वो होगी, अगर मैं एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी की बात करूं, डीमिन 3 -1/2 विल बी इक्वल टू 1, और एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी इसकी होगी डी मिन -1, वो होगी 2, ये होगी 2। तो ये एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी हो जाएगी और ये एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी हो जाएगी। तो इस माध्यम से हम एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी और एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी एक लीनियर ब्लॉक कोड की डिफाइन कर सकते हैं।
चलिए एक न्यूमेरिकल के माध्यम से और इस समझने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ हमने एक जनरेटर मैट्रिक्स दिया हुआ है, जी की वैल्यू दी हुई है। तो जी को हमने विस्तार से लास्ट 2 लेक्चर्स में समझा था। जनरेटर मैट्रिक्स के माध्यम से आप पूरे कोडवर्ड जनरेट कर सकते हैं U = mg के माध्यम से। तो यहाँ जनरेटर मैट्रिक्स का अगर आप देखोगे ये फॉर्म, तो बेसिकली ये देखोगे सिस्टमैटिक लीनियर ब्लॉक कोड का फॉर्म है, क्योंकि अगर आप देखोगे इसको मैं अगर यहाँ पर एक सीधी लाइन लकीर खींच लेता हूँ तो उसको आप डिवाइड कर सकते हो बहुत सिंपली। ये जो है ये I ऑफ k है, यानी एंटिटी मैट्रिक्स है, और ये Pn-k। तो इसको पैरिटी और एंटिटी के मैट्रिक्स के माध्यम से हम डिफाइन कर सकते हैं। और जो P की जो वैल्यू है वो है 4,3, P की जो वैल्यू है वो 4,3 है, और I की जो वैल्यू है 4,4 है, और जनरेटर मैट्रिक्स की जो ये है वो 4,7 है। तो I की अगर मैं लिखूँ इसको यहाँ पर, तो I के जो होगा वो होगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ये हो गया। और Pn-k कि अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। I ऑफ k की वैल्यू P(n-k) की वैल्यू को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि फाइंड H द पैरिटी चेक मैट्रिक्स ऑफ द कोड। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि फाइंड H द पैरिटी चेक मैट्रिक्स ऑफ द कोड। देन उसके बाद दूसरा पूछा गया कंप्यूट द सिंड्रोम ऑफ द रिसीव्ड वेक्टर। अगर आपको रिसीव्ड वेक्टर R ये मिला है, ये इसका आपको सिंड्रोम निकालना है, फिर पता लगाना है कि ये जो एरर वेक्टर जो हमें मिला, जो रिसीव्ड वेक्टर जो हमें मिला है R, वो करेक्ट कोड वर्ड है कि इनकरेक्ट कोड वर्ड है। और उसके बाद हमें पता लगाना है कि इसकी एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी क्या है, जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ी थी, और इसकी एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी क्या है। तो चलिए सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं इसे। तो G को मैं वापस से यहाँ लिख देता हूँ एक बार। G की जो वैल्यू है उसे मैं वापस से लिख देता हूँ यहाँ पर एक बार। तो पहले मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ताकि मेरे लिए सिंपल हो जाए। 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 सॉरी 0 0 1 0 0 0 0 1। अब इसके बाद मैं Pn-k, इसमें वैल्यू आती है 1 1 सॉरी 1 और 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 और लास्ट की जो वैल्यू है 1 1 0 1 1 0। ये हमें G मैट्रिक्स है, इसके माध्यम से हम H मैट्रिक्स आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको याद होगा H मैट्रिक्स का जो फॉर्म होता है वो होता है I(n-k) और P ट्रांसपोज। तो हमें P की वैल्यू तो लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं हम, और I(n-k) यानी I3 हो जाएगा। तो बेसिकली H को हम इस फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। H की जो वैल्यू आएगी वो आएगी I(n-), इसको बेसिकली 0 0 1 0 0 0 1। और ये जो P है इसका ट्रांसपोज हमें लेना है, तो P ट्रांसपोज फिर हम इसे लिख सकते हैं 1 1। इसको मैं दूसरे कलर से डिनोट करूँगा ताकि आप थोड़ा सिंपल हो जाए आपके लिए भी समझना। तो अगर मैं इसको P की जो वैल्यू है इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ मैं, ये P है, इसकी मैं ट्रांसपोज लूँगा, PT लूँगा। तो PT की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 1 0 1 1 0 1 1 और आएगी 1 1 1 0। तो आप देखोगे ये 3,7 मैट्रिक्स है। अब हमें निकालना है, जब हमें H की वैल्यू पता चल गई, हमें H ट्रांसपोज निकालना है। अब हमें निकालना है H ट्रांसपोज। H ट्रांसपोज को भी कोई और कलर से डिनोट करूँगा मैं। तो H ट्रांसपोज को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। H ट्रांसपोज काफ़ी सिंपल है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और 1 1 1 1 0 1 0 1 1 और 1 1 0। तो मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। H ट्रांसपोज हमें इस फॉर्म में मिल गया है। ओके अब हमें पता लगाना, तो H ट्रांसपोज मिल गया हमें, H मिल गई, H ट्रांसपोज मिल गया। अब हमें पता लगाना है कि जो रिसीव कोड वर्ड है आपका R की जो वैल्यू दी हुई है
वो एक वैलिड कोड वर्ड है कि नहीं है, वो एक वैलिड कोड वर्ड है कि नहीं है। तो हमें आर की जो वैल्यू दी हुई थी 110 1101, आर की जो वैल्यू दी हुई थी 110 110 1101, तो हमें आर की वैल्यू दी हुई थी। अब हमने पहले भी पढ़ चुका कि अगर वैलिड कोड वर्ड की पहचान ये होती है कि अगर हमने इसको आर को एच ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया तो सिंड्रोम जो जनरेट होगा, अगर उसकी वैल्यू 0 होगी तो आर एक वैलिड कोड वर्ड है, अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं होती है तो आर एक वैलिड कोड वर्ड नहीं है। तो हम बस क्या करने वाले, एच आर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, एच टी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसके बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी उसकी वैल्यू आएगी 0 1 0। तो एस की जो वैल्यू आ रही है 0 1 0, ये सिंपल है। 0 1 0 इसके आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इसकी जो वैल्यू आएगी 0 1 0 और इसके माध्यम से हम दिखा सकते हैं कि सिंस S is not equal to 0 vector, R is not a valid code word. R is not a valid कोड वर्ड, क्योंकि एस की वैल्यू 0 नहीं तो आर एक वैलिड कोड वर्ड नहीं है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि आप इसका सिंड्रोम का 1 to 1 मैपिंग करके लगा सकते हैं कि बेसिकली अगर ये एरर करेक्शन कैपेबिलिटी है इस कोड में तो आप ये पता कर सकते हैं कि बेसिकली कि आप कितने कोड करेक्ट कर सकते हैं, कितने कोड आप सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम वो पता करते हैं इसकी डी मीन की वैल्यू क्या है। तो जी की वैल्यू अगर आप देखोगे, जी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। जी अगर आप देखोगे इसमें 4 वेक्टर्स है, अगर मैं इसे V1 डिनोट करूँ और इसे V2 डिनोट करूँ, V3 डिनोट करूँ और V4 डिनोट करूँ। V4 का V1 की जो D की वैल्यू है वो आती है D यानी वेट ऑफ अ वेक्टर। अगर मैं V1 का वैल्यू तो D की वैल्यू जो आती है वो आती है 3, V2 में D की वैल्यू जो आती है वो आती है इसकी 4 है, D की वैल्यू इसकी 4 है, इसमें जो D की वैल्यू आती है वो है 3 और इसमें भी जो D की वैल्यू आती है वो है 3। तो हम डी मीन की जो वैल्यू लेंगे वो मिनिमम वेट ऑफ अ वेक्टर लेंगे। तो डी मीन की वैल्यू हम यहां पर लिख सकते हैं, जो वैल्यू है वो है 3। बहुत ही महत्वपूर्ण कंक्लूजन है क्योंकि डी मीन की आप जो अगर वैल्यू देखोगे वो है 3। तो जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया हम लोगों से वो पूछा कि व्हाट इज द एरर, थर्ड क्वेश्चन सॉरी, व्हाट इज द एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कोड। और हमने देखा कि अगर डी मीन की वैल्यू 3 है तो एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम, डी मीन -1/2 और उसकी वैल्यू आई थी 1। तो एरर करेक्टिंग जो कैपेबिलिटी है कोड की वो 1 है। इससे मेरा तात्पर्य यह है कि ये कोड कोई भी सिंगल एरर पैटर्न करेक्ट कर सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंक्लूजन है, प्लीज समझने का प्रयत्न कीजिएगा। अगर डी मीन की वैल्यू 3 है यानी एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी कोड की 1 है, यानी टी की वैल्यू जो है वो 1 है। तो इसके माध्यम से ये समझने का प्रयत्न करते हैं कि जब टी की वैल्यू या एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी की वैल्यू 1 है, ये कोड सिर्फ सिंगल एरर पैटर्न करेक्ट कर सकता है। सिंगल एरर पैटर्न से मेरा तात्पर्य यह है कि 1 बिट एरर पैटर्न, कोई भी आप कोड वर्ड भेज रहे हो, यू अगर भेज रहे हो, अगर सिर्फ सिंगल बिट उसमें कोई फ्लिप हुई है तो वो रिसीवर पे करेक्ट हो सकता है। अगर 2 बिट फ्लिप हुई है तो रिसीवर पे करेक्ट नहीं हो सकता है। तो ये सिर्फ जो एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी है वो सिंगल बिट है इसमें। और सिमिलरली एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी हमने कैसे निकाला था, डीमिन -1 उसकी वैल्यू आ रही है 2। तो ये 1 जो है ये एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी है कोड की, और जो 2 है वो है एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी। एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी 2 है इस केस में, यानी कोई भी जो 2 बिट फ्लिप हो रही है इस केस में वो इससे डिटेक्ट कर सकता है, करेक्ट नहीं कर सकता। करेक्ट सिर्फ सिंगल एरर पैटर्न और सिंगल बिट पैटर्न जो एरर में है वो करेक्ट कर सकता है। डिटेक्ट ये 2 बिट फ्लिप भी कर सकता है। अगर कोड आपने यू भेजा है और अगर आपको रिसीवर पे आर मिला है, इसके 2 बिट फ्लिप हो चुके हैं, तो वो रिसीवर आराम से उसे डिटेक्ट कर सकता है। उसकी एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी 1 है और एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी 2 है इस कोड की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर भी सॉल्व करके आपको दिखाया है, और जैसे मैंने बताया कि इसके जो वेट है वो 3 है और टी की वैल्यू 1 है और ई की वैल्यू 2 है। तो एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी जो इसकी है 1 होगी और एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी इसकी 2 है। ठीक है,
तो इसको एक पिक्टोरियल के माध्यम से भी समझने का प्रयत्न करते हैं। अगर समझिए डिसीजन लाइन है, रीजन 1 है और रीजन 2 है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दो कोड वर्ड है यू और वी। अगर आप देखोगे दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है u और v के बीच में वो 5 है, क्योंकि आपको 5 बिट फ्लिप करोगे तब आप u से v तक पहुंच सकते हो। ये यहां पर भी मैंने मेंशन किया है। इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 है, क्योंकि देखोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, अगर 5 बिट फ्लिप हुए तब u को v में आप समझ सकते हो, यानी दोनों के बीच में जो हैमिंग डिस्टेंस है वो 5 है। अब दोनों के बीच में जो हैमिंग डिस्टेंस है वो 5 है, ठीक है। तो इसको समझने का प्रयत्न करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर समझे सिंगल बिट फ्लिप हुआ, u आपने भेजा, आपको रिसीवर पे z1 प्राप्त हुआ है। अगर आपने u भेजा है तो ये सिंगल बिट फ्लिप मैं बोलूंगा इसको। अगर सिंगल बिट फ्लिप हुआ है, सिंगल बिट फ्लिप, सिंगल बिट फ्लिप जैसे मैंने बताया था सिंगल बिट में एरर हुई है, उसकी वजह से क्या आपने u भेजा, आपको रिसीवर पे z1 रिसीव हुआ है। तो रिसीवर आराम से इसे डिटेक्ट करके करेक्ट भी कर सकता है, क्योंकि रिसीवर की जो डीमीन की वैल्यू वो 5 है। वो डीमीन की वैल्यू 5 से मेरा तात्पर्य है कि वो ये बेसिकली इस केस में 2 एरर पैटर्न आराम से करेक्ट कर सकता है, 2 बिट फ्लिप आराम से करेक्ट कर सकता है। और सिंगल बिट फ्लिप तो ऑब्वियसली बात है करेक्ट कर ही सकता है। जब 2 बिट फ्लिप करेक्ट कर सकता है तो सिंगल बिट फ्लिप तो आराम से करेक्ट कर सकता है। तो अगर रिसीवर आपको Z1 हुआ है, Z1 वो आराम से पता कर सकता है कि Z1 जो रिसीवर पे मिला है आपको, वो एक्चुअल में ट्रांसमीटर ने U भेजा था, आपको Z1 मिला है। अब Z1 को वापस से रिसीवर पे आप करेक्ट करके U के माध्यम से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर देखोगे दोनों के बीच में डिस्टेंस भी है, वो सिंगल बिट फ्लिप है, ठीक है। तो ये आराम से रिसीवर इसको करेक्ट, इसलिए हमने यहाँ लिखा डिसाइड U। अब मैं दूसरा केस देखने का प्रयत्न करता हूं। दूसरा केस अगर मैं देखूं तो अगर समझिए आपने U भेजा है और आपको रिसीव हुआ है Z2, यहाँ 2 बिट फ्लिप हुए हैं, 2 बिट फ्लिप्स, यहां 2 बिट फ्लिप्स हुए, तो आपने U भेजा, आपको Z2 मिला है। लेकिन Z2 फिर भी देखोगे आप U के नजदीक है, और इस एरर जो कैपेबिलिटी है इस कोड की वो 5 है। तो बेसिकली 2 एरर पैटर्न और 2 बिट फ्लिप भी करेक्ट कर सकता है, डबल एरर पैटर्न भी करेक्ट कर सकता है। तो रिसीवर फिर से वो U ही डिसाइड करेगा, यानी इसमें भी कोई आप एरर डिटेक्ट भी कर सकते हो और करेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी है 2 बिट फ्लिप्स को करेक्ट करने की। तो इसलिए इसमें 2 Z2, अगर आपको Z2 भी रिसीव हो रहा है रिसीवर पे, फिर भी आप उसे U के माध्यम से समझ सकते हो, आप करेक्ट कर सकते हो कि अब चलो U ही भेजा गया था ट्रांसमीटर में, भले ही मुझे Z2 मिल रहा है रिसीवर पे, मैं इसको करेक्ट करके डिटेक्ट करके करेक्ट भी कर सकता हूँ। तीसरा केस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तीसरा केस हम फिर से समझने का प्रयत्न करते हैं। तीसरा केस अगर मैं देखूं तो बेसिकली इस केस में क्या हो रहा है, आपने U भेजा है और आपको मिला है Z3। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। आपने U भेजा है, आपको मिला है Z3, इसमें 3 बिट फ्लिप्स हुए हैं, 3 बिट फ्लिप्स। 3 बिट फ्लिप की वजह से अब जो Z3 है वो V के नजदीक आ गया। अगर आप देखोगे Z3 है वो V के नजदीक आ गया है, तो भले ही रिसीवर से डिटेक्ट कर लेगा कि एरर है, क्योंकि डीमीन आपकी 5 है तो एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी आपकी 4 हो जाती है, भले ही डिटेक्ट कर लेगा कि एरर है, बट इसको बेसिकली प्रॉब्लम ये होगी, इसको ये नहीं पता चलेगा कि जो आपने भेजा था वो U था ना कि V था। ये इसे डिटेक्ट करेक्ट भी करेगा तो उसे V के माध्यम से करेक्ट करेगा, ना कि U के माध्यम से। तो भले आपने U भेजा है, आपके 3 बिट फ्लिप हो चुकी है, तो रिसीवर जो Z3 पर रिसीव हुआ है उसे वो V के नज़दीक मानेगा और उसे ये लगेगा कि आपने V भेजा था ना कि U भेजा था। तो भले आपने डिटेक्ट कर लिया कि एरर है, बट करेक्शन आप नहीं कर सकते हो। कोई करेक्शन अब करने जाओगे तो आपको लगेगा कि आपने बेसिकली V भेजा था। तो ये एक प्रॉब्लम है। इस ग्राफ के बारे में समझ सकते हैं कि आपकी एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी क्या होती है, आपकी एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी क्या होती है। तो क्योंकि डी मीन की वैल्यू 5 है तो मिनिमम 2 एरर्स इट कैन करेक्ट एंड इट कैन डिटेक्ट 4 एरर्स। तो ये एक कोड का माध्यम से हमने समझने का प्रयत्न किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एक जनरल फॉर्मुलेशन हम कर सकते हैं, अ टी एरर करेक्टिंग लीनियर कोड। एक टी एरर करेक्टिंग लीनियर कोड
एक टी एरर करेक्टिंग लीनियर कोड कैन करेक्ट अ टोटल ऑफ 2 टू द पावर n माइनस के एरर पैटर्न्स। ये डिफरेंस है, समझने का प्रयत्न कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस है। तो बेसिकली ये मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर आपने जैसे डी मीन के माध्यम से टी की वैल्यू निकाल ली, आपने निकाली कि एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी इस कोड की 1 है या 2 है, तो ये अगर आपको पता है कि ये टी एरर करेक्शन कर सकता है ये कोड, तो उसकी जो बेसिकली कितने एरर पैटर्न से करेक्ट कर सकता है वो है 2n माइनस के एरर पैटर्न्स वो करेक्ट कर सकता है। एरर डिटेक्टिंग n माइनस, जो अगर एरर डिटेक्टिंग n माइनस के लीनियर ब्लॉक कोड है वो 2 टू द पावर n माइनस के एरर पैटर्न्स वो डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस ये वो एरर पैटर्न्स करेक्ट कर सकता है, ये एरर पैटर्न्स वो डिटेक्ट कर सकता है। अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर 6,3 का फिर से मैं एग्जांपल लूंगा, 6,3 का अगर मैं एग्जांपल लूंगा तो इसमें आप देखोगे इसमें जो एरर पैटर्न को करेक्ट कर सकता है वो 8 एरर पैटर्न्स करेक्ट कर सकता है। और अगर इसमें मैं एग्जांपल 6,3 का एग्जांपल लेता हूं तो 64 माइनस 8 56 एरर पैटर्न्स वो डिटेक्ट कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो 8 कोड वर्ड है, क्योंकि वो बेसिकली कोड वैलिड कोड वर्ड्स है। अगर आपका समझे आपने यू भेजा है और वी भेजा मिला है आपको, और यू भी वैलिड कोड वर्ड है और वी भी वैलिड कोड वर्ड है, आपने यू भेजा और रिसीवर पे उसको वी मिला, तो उससे थोड़ी पता चलेगा कि भाई वो एरर में हो चुका है, क्योंकि वो उसको सिंड्रोम फिर भी 0 मिलेगी। तो वो 8 कोड वर्ड जो वैलिड कोड वर्ड है उसमें एरर भी आ गया, अगर आपने यू भेजा और आपको वी मिल गया रिसीवर पे, तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। और कोई भी बिट पैटर्न ये आराम से डिटेक्ट कर पाएगा, लेकिन अगर आपने यू भेजा है और आपको वी मिला है रिसीवर पे और दोनों एक वैलिड कोडवर्ड है, तो बेसिकली रिसीवर उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो टोटल एरर पैटर्न जो डिटेक्ट कर सकता है वो 56, और टोटल एरर पैटर्न जो वो करेक्ट कर सकता है वो 8 में से, अगर आपको याद होगा जब हमने कोसेट के बारे में पढ़ा था, विस्तार में कोसेट के बारे में पढ़ा था, हमने देखा था कि 8 में से 6 जो है वो सिंगल एरर पैटर्न को करेक्ट कर सकता है, और 1 जो है वो डबल एरर पैटर्न करेक्ट कर सकता है, और 1 जो है वो वैलिड कोडवर्ड है। टोटल मिला के 8 हो जाते हैं। 8 हमने किस तरह से निकाला है, 8 जो हमने किस तरह से निकाला, 8 जो है वो है सिंगल एरर पैटर्न, इसको मैं यहां लिखने का प्रयत्न करता हूं। 8 जो है हमने इस तरह से निकाला, 8 एक 6 सिंगल एरर पैटर्न, अगर कोसेट का आपको याद होगा +1 डबल एरर पैटर्न, और एक जो है एक वैलिड जो कोडवर्ड है, बेसिकली इसमें सिंड्रोम आपका 0 आएगा। तो टोटल 8 एरर पैटर्न थ्योरेटिकली कलेक्ट कर सकता है और टी करेक्टिंग कैपेबिलिटी कोड। ठीक है, अब इसके माध्यम से मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी फॉर अ लीनियर ब्लॉक कोड विद मैक्सिमम टी करेक्टिंग कैपेबिलिटी, जो इक्वेशन 4.5 में अगर आपको ज्ञात होगा, हमने पहले विस्तार में इसको भी पढ़ा है। तो मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी हम इस माध्यम से निकाल सकते हैं, j = t+1, ये अपर बाउंडेड है। टी की वैल्यू आपके डी मीन पर डिपेंडेंट होती है, अगर डी मीन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो टी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, तो मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी ऑब्वियस सी बात है आपकी कम हो जाएगी। उसको इस माध्यम से निकाल सकते हैं। और पी जो है वो चैनल सिंबल एरर प्रोबेबिलिटी है, इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ चुका है। तो आपकी मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी जो निकलेगी वो इस माध्यम से हम निकाल सकते हैं। कोई भी आप जो मैसेज जो कोडवर्ड भेज रहे हैं उसकी जो मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी है हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, j = t+1 समेशन ओवर n, और n और जो फैक्टोरियल है उसके माध्यम से हम इसे निकाल सकते हैं। जो रो है और जिसको हम पी या रो के माध्यम से लिखे हैं वो बेसिकली चैनल सिंबल एरर प्रोबेबिलिटी है। इसको सॉल्व करने के बाद आप मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। और सिमिलरली आप डिकोडेड बिट एरर प्रोबेबिलिटी, ये डिफरेंस है चैनल सिंबल एरर प्रोबेबिलिटी से, ये डिकोडेड बिट एरर प्रोबेबिलिटी को आप अप्रॉक्सीमेट इस फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे 4.23 को 1/n और j से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये जो 4.23 है वो मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी है, और 4.24 जो है वो डिकोडेड बिट एरर प्रोबेबिलिटी है। जब आपको t की वैल्यू पता है और अगर आपको चैनल सिंबल एरर पता है और कोडवर्ड की जो लेंथ है n वो पता है, तो आप ये दोनों वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। इसका हम एग्जाम्पल भी देंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये लीनियर ब्लॉक कोड के बारे में हमने पढ़ा कि मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी आप किस तरह से निकाल सकते हैं। एक लीनियर ब्लॉक कोड की एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी क्या है, एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी क्या है। जब आपको पता है एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी ये है और एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी ये है, उसके माध्यम से आप ये निकाल सकते हैं कितने एरर पैटर्न्स वो करेक्ट कर सकता है, कितने एरर पैटर्न्स वो डिटेक्ट कर सकता है। उसके बाद हमने देखा कि जब आपको ये वैल्यू पता है टी और ई की,
तो इससे आप ये भी निकाल सकते हैं कि मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी लीनियर ब्लॉक कोड की। अब आपको मैसेज एरर प्रोबेबिलिटी पता है, उसके माध्यम से आप ये भी निकाल सकते हैं कि डिकोडेड बिट एरर प्रोबेबिलिटी क्या होगी लीनियर ब्लॉक कोड की, उसे भी आप आराम से निकाल सकते हैं इक्वेशन 4.23 और 4.24 के माध्यम से। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।